आरोग्य। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता। आप सभी का स्वागत है एक विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, इस आधुनिक दौर में लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, सब कुछ इम्बैलेंस हो रहा है। तो आज हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे हार्मोन्स के इम्बैलेंस की। इसीलिए हमारे साथ आज मौजूद है आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मधुरा कुलकर्णी जी। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, हम आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बहुत कुछ चीजें इंटरनेट पे पढ़ते हैं, तो आप एज एन एक्सपर्ट हमें ये कैसे एक्सप्लेन करेंगी? बेसिकली हार्मोन, ये शब्द इससे ही शुरुआत करते हैं। ओके। हार्मोन मीन्स हार्मनी। शरीर में जो हार्मनी लाए, एक संतुलन लाए, एक मजा, एक जिंदगी जीने की खुशनुमा, एक तरीका जो बताए, वो है हार्मोन। अभी उससे ही बना है शब्द हार्मोन। ये हार्मोन बहुत बार पॉजिटिव होते हैं, यही हम भूल गए। बहुत बार पेशेंट मुझे आकर बोलते हैं कि अरे कुछ भी बीमारी बताओ, आप बोलते हो हार्मोनल इम्बैलेंस। कितने कठिन है ये हार्मोन्स, लेकिन नहीं, ये हार्मोन्स सकारात्मक भी होते हैं, लेकिन जब इनका बैलेंस छूट जाता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इसके कारण कई सारी बीमारियां होती है। अभी एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे गले के इधर एक थायराइड करके ग्लैंड है। वो थायराइड से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। वो जो हार्मोन है वो शरीर को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, अगर वो ज्यादा सिक्रेट हो गए तो आदमी पतला हो जाता है, कम सिक्रेट हो गए तो आदमी मोटा हो जाता है। इसका मतलब जो जहाँ जैसे चाहिए उसमें कुछ अगर विषमता आ जाए तो मोटापा और जो पतलापन है वो आ गया। इसका ही मतलब हर एक ऐसे शरीर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मींस अंदर से अंदर झरने वाली ग्रंथियां, जैसे झरने कैसे आते हैं, बरसात होती है एकदम झरने बहने लग जाते, वो अंदर रहते ही है और एकदम से बरसात के पानी से वो बाहर आ जाते। तो उसी तरह अपने शरीर में ऐसे कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसका मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां है कि वो झड़ती रहती है और उसके जो सिक्रीशंस है वो कम या ज्यादा हो गए तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और शरीर में कई सारी बीमारियां दिखने लग जाती है। अगर मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? आयुर्वेद ऐसे कहता है जिंदगी के 3 कंपोनेंट्स रहते हैं, 3 घटक रहते हैं, एक शरीर, एक मन और अपना चैतन्य। शरीर में जो स्फूर्ति ऊर्जा है वो, तो शरीर में बदलाव आते हैं, उसमें कभी मोटापा, कभी पतलापन, कभी बीमारियां, कभी अपनी जो प्रतिकार क्षमता है वो कम हो जाना, ऐसी कई सारी चीजें घटती है। फिर जो मन है वो मन भी उदास रहना, बेचैन रहना, कुछ अच्छा ना लगना, जो हम बोलते हैं ना फील गुड फैक्टर, अच्छा लगना, वो अच्छा नहीं लगना, भावनात्मक असंतुलन। हार्मोन असंतुलन हो गया, उसका रिफ्लेक्शन भावनाओं पर भी होता है, कभी एकदम से गुस्सा आना तो कभी एकदम से खिन्न हो जाना। इस तरह कई सारे लक्षणों का हमें निर्माण होते दिखता है मन में। और फिर जो चैतन्य है, स्फूर्ति है, ऊर्जा है, उसमें सबसे जबरदस्त तकलीफ ये होती है कि कुछ भी काम करने का उत्साह नहीं रहता। इसलिए मैं हमेशा मेरे पेशेंट को बोलती हूँ, सुबह उठकर अगर आपको ऐसे लगता है कि वाह कितनी सुंदर ये दिन है, कितनी सुंदर सुबह है और मुझे अपने काम पर जाना है, इसका जो एक उत्साह होता है, ये लक्षण है आपका स्वस्थ होने का लक्षण, ये लक्षण है आपका हार्मोन्स बैलेंस होने का लक्षण। स्वस्थ क्या है? स्व मीन्स खुद में, स्थ मीन्स क्या है? स्थिर, स्टेबल। जो जहाँ स्थिर है, अपना काम अच्छे से कर रहा है, वो है हार्मोनल बैलेंस। और इसमें अस्वस्थ मीन्स जो बैलेंस नहीं है तो हो गया कई सारी बीमारियों का कारण। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसमें अगर कई बार मैंने सुना है कि चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरा चिड़चिड़ापन मेरे हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से हो रहा है? अभी देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कल्पिता आपने कही। मेरे पास ना पेशेंट आते हैं, विशेषतः स्त्रियों में कैसे रहता है, जैसे बोलते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं बम्बई में भी
कि एक सीजन अलग है, बरसात है, कभी ठंड है, अलग अलग सीजन, एक ही टाइम पीरियड में कई सारे सीजन का अनुभव आना। उसी तरह एक ही महीने में स्त्रियों को अलग अलग सीजन का अनुभव आता है। कभी ये हार्मोन स्ट्रांग है तो ये अपनी मानसिकता है, कभी वो हार्मोन स्ट्रांग है तो वो अपनी मानसिकता है। तो एक ही महीने में 3 तरह की मानसिकता तैयार हो सकती है। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं, वो मेरा प्री मेंस्ट्रुअल है ना, पीएमएस चल रहा है ना, इसलिए मुझे गुस्सा आता है, इसके लिए मेरा चिड़चिड़ापन है। मीन्स लेबल लगा देते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस का। तो ये लेबल कतई अच्छा नहीं है, आप ऐसा लेबल नहीं लगा सकते, क्योंकि कभी कभी अपना खून कम होना, कमजोरी होना, खाना ठीक से हजम नहीं होना, इन सारी चीजों के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। जरूरी नहीं कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस ही हो गया है। तो इसके लिए इसमें जो ड्रॉ द लाइन है बहुत फेंट है। तो कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि ओवर डायग्नोज नहीं करना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्यों ऐसे होता है। और सिंपल सा चीज ये भी है, कोई पित्त प्रकृति की स्त्री होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है आयुर्वेद के अनुसार, तो उसको अगर खाना समय पर नहीं मिला तो भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो जरूरी नहीं कि ये सिर्फ बीमारी की वजह से, ये अपनी प्रकृति भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है, अगर चिड़चिड़ापन आ रहा है तो आप खुद डॉक्टर को सलाह से, डॉक्टर को बात करके उनसे समझ लो कि क्या गड़बड़ी है। आप अपने आप को लेबल मत करो कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे होता है ये तो हमें पता चल गया, पर हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी ना हम कैटेगरीज कर देते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के हार्मोन्स अलग अलग है, दोनों के वय के अनुसार भी, उम्र के अनुसार भी हार्मोन्स अलग अलग है। लेकिन मेजर हार्मोन का देख लेते हैं। स्त्रियों में बीजकोष या ओवरी से सिक्रेट होने वाला जो हार्मोन है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? वो स्त्री में मधुरता लाता है, आवाज में कोमलता लाता है, स्किन में कोमलता लाता है, और स्त्रीत्व का एक विशेष जो ताकत है, क्रिएटिविटी, वो उसको देता है। फिर गर्भाशय के अंदर की जो लाइनिंग है उससे जो सिक्रेट होता है उसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि गर्भ रहने के लिए मदद करता है, गर्भ को स्थिर करता है। ठीक है, अगर इसमें बदलाव हो गया तो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन कम पड़ गया तो स्नेह की कम पड़ जाएगा, कठोरता आ जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगी। अभी बार-बार कैटेगरीज कर स्त्री और पुरुष, तो ये स्त्रियों के हार्मोन्स अलग, ऐसे कई सारे दोनों के वय के अनुसार, उम्र के अनुसार हार्मोन्स। पुरुषों में कैसे है? मेजर हार्मोन देख लेते हैं। जैसे पुरुष में मेजर कोश ये पैटर्न सिक्रेट होने वाला वो कम पड़ रहा है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आ जाएगी, उदासी आ जाएगी, मधुरता लाता है, जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उसमें कमी कोमलता लाता है, और कई सारी ऐसी बेचैनियां हो जाएगी जिससे ताकत है, क्रिएटिविटी, अपने आयुष्य को, अपने लाइफ को अच्छी तरह से के अंदर की जो लाइनिंग है, इस तरह से जो सीक्रेट होता है हर एक हार्मोन के अनुसार बदलाव है, उसकी जो रिफ्लेक्शंस है रहने के लिए अलग अलग है, गर्भ को स्थिर करता है। ठीक है, अगर इसमें बदलाव हो गया जैसे एक बटरफ्लाई पड़ गया तो कोकून में रहता है, और कितने ट्रांसफॉर्मेशन होकर उसका बटरफ्लाई, और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बच्चा रुकने में तकलीफ हो जाएगी, हर उम्र पर अलग अलग हो जाएंगे। तो ये स्त्रियों का हो गया हार्मोन, ऐसे कई सारे हार्मोन जैसे मैंने अपने आप में पुरुषों में कैसे टेस्टोस्टेरोन ये मेजर हार्मोन अपने जैसे पुरुष मेल ईगो ये हार्मोन्स अगर वो कम पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? कि खिन्नता आ जाएगी। ये हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो जाते हैं उन्हें वापस से बैलेंस होने में कुछ समय लगता है, और कई सारी ऐसे बेचैनियां की जैसे हो जाएगी कि जिस परिस्थिति जैसे भी हार्मोन बदल जाते हैं। अभी एग्जाम लाइफ आ रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो इस तरह चेंज हो जाते हैं। हर एक बहुत सारी स्टूडेंट्स बदलाव जिनको उसके जो एग्जाम के वक्त है पीरियड से अलग अलग तरीके से आते हैं, डेट टाइम पर आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे एक बटरफ्लाई बनता है, हार्मोनल इम्बैलेंस वो कोकून में रहता है, और कितने ट्रांसफॉर्मेशन होकर उसका बटरफ्लाई एक हार्मोन प्रोलैक्टिन तरह सीरम प्रोलैक्टिन में भी जो मगज से हर उम्र में अलग अलग है, वो सिक्रीशन में इम्बैलेंस होने के कारण
ये तो जो वो हार्मोन है, जैसे उसमें बदलाव आते अपने हैं, आप असंतुलन स्थिर होता है। होंगे तो पीरियड वैसे भी ही आगे अच्छी चले तरह जाते से हैं। अब गर्भधारण व्यक्तित्व में को भी उभारते दुविधा निर्माण हो तो जाती हार्मोन्स है, में तो आपको अपना कुछ समय लगता है व्यक्तिमत्व उसका का टेस्ट करना Okay. पड़ता है, डायग्नोसिस करना पड़ता है, जड़ तक जाकर डायग्नोसिस करना पड़ता है। क्योंकि देखो इसमें ना एक रिदम है, जैसे हार्मोनी मैंने बोला ना वैसे रिदम है। ये ऐसे नहीं कि यहाँ है हार्मोन यहाँ हो गया, तो कैसे है, मगज से हमारा जो है हाइपोथैलेमस, उससे पिट्यूटरी को धक्का मिला, उससे ओवरी को धक्का मिला और फिर एक हार्मोन का जन्म हुआ। तो कहाँ इम्बैलेंस है, क्या है, कितनी डेप्थ तक है, उसमें क्या दूसरी गड़बड़ी भी है, वो जब डॉक्टर निदान करते हैं तो ये बता सकते हैं कि कितना समय लगेगा। टेम्पररी तो करेक्ट हो जाएगा, जो ऊपरी ऊपरी है वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, तो हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। आपने अभी हार्मोनल टेस्ट के बारे में बात की, तो क्या हार्मोनल टेस्ट करना सही है? हॉर्मोन्स के टेस्ट थोड़े महंगे भी होते हैं, हाँ। और उसका एक टाइम पीरियड होता है। जैसे हमें मालूम है कि कोलेस्ट्रॉल का तपास अगर हमें करना है तो 12 घंटे का फास्टिंग रखना है, लेकिन थायराइड हार्मोन का भी अगर तपास हम अलग अलग समय पर करते हैं तो उसका रिपोर्ट अलग अलग आ सकता है। तो ये अपने मन से करने वाली टेस्ट नहीं है। हार्मोन टेस्ट का एक समय रहता है, जैसे स्त्रियों में इनफर्टिलिटी रहती है, तो कभी कभी उनके कई सारे LH, FSH ऐसे सारे हार्मोन भी तपास करने पड़ते हैं, तो वो माहवारी के पीरियड के सेकेंड डे करते हैं। तो ये सारी चीजें डॉक्टरों को ही मालूम पड़ेगी, तो जी। हमें खुद से हार्मोन तपास के इसमें नहीं पड़ना है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस मुझे हो रहा है तो मुझे मेरे खान पान का क्या ध्यान रखना चाहिए? कभी कभी ना छोटी छोटी बातें छूट जाती हैं। अभी ध्यान रखो, D3 ये भी एक हार्मोन से निगड़ित ही एक न्यूट्रिएंट है। अगर D3 हम कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, पेट बढ़ने लग जाता है, चर्बी हो जाती है, उसी तरह उदासी हो जाती है, मन बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसे करेक्ट करने के लिए सूर्य किरणों का ज्यादा से ज्यादा ये करना और विटामिन D युक्त आहार लेना जरूरी रहता है। एब्सॉर्प्शन के लिए ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूरी है जो हमें टाइम टाइम पर लेने चाहिए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठकर आधा कप गर्म पानी ले लो, उससे बदहजमी नहीं होगी। जब बदहजमी नहीं होगी तो हार्मोन्स भी अपने हार्मोनी में रहने में मदद हो जाएगी। फिर जब समय है, जब भूख लगे तभी खाना खाओ, और भूख नहीं लगे तो खाना नहीं खाओ। इस छोटी सी बात से भी हमारे हार्मोन्स में फर्क पड़ जाता है। फिर खाने में क्या क्या लेना है, जैसे जेठी मद है मीठी लकड़ी, वो दूध के साथ ले लो, तो स्त्रियों में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स में कमी हो जाती है या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उसमें मदद हो जाता है। सिंपल अपनी सौंफ है वो खाना खाने के बाद लो, तो भी स्त्रियों में कई सारे हार्मोन्स का बैलेंस हो जाता है। लाल भोपला है, फिर जो कोहला जिसको हम पेठा बोलते हैं आगरे का, वो बनता है, वो हम सांबार में भी डालते हैं। वो छोटी सी चीज है, लेकिन वो गर्भार जो प्रेगनेंसी है उसके अर्ली स्टेजेस में अगर लेते हैं तो हार्मोन्स ठीक से सिक्रीट होने में मदद हो जाती है। तो खाना पीना ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना उसका एब्सॉर्प्शन आयुर्वेद के अनुसार इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा अपना स्लीप पैटर्न, अपना लाइफस्टाइल, ये हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अगर अच्छे से नींद न लो तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। तो खान पान के साथ इनका जरूरी रखना ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर्स ये जो दवाइयाँ देते हैं, तो क्या बस वो दवाइयाँ लेने से मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा या फिर मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये हार्मोनल टैबलेट्स या इसमें मन में दुविधा होती है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसके साइड इफेक्ट है। जैसे बीच में बहुत सारा संशोधन हुआ था हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का, जो मेनोपॉज की वुमेन को देते थे। अच्छा। तो अभी उसके ऊपर बहुत सारा संशोधन हो रहा है। तो डॉक्टर समझकर, आपकी प्रकृति देखकर ही ऐसे हार्मोन की दवाइयाँ या गोलियां देते हैं। तो विश्वास रखना चाहिए डॉक्टरों पर। और मन से बहुत बार लोग बोलते नहीं हमें नहीं हार्मोन की गोलियां लेना, लेकिन कभी कभी ऐसी गोलियां लेनी पड़ती है। जैसे थायराइड हार्मोन के लिए कभी कभी जिंदगी भर भी
गोलियां लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो डॉक्टरों का कहना मानना, ये मैं यहाँ कहना चाहूंगी, एम्फेसाइज करना चाहूंगी, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा अपना भी रोल है। मुझे हम खुद को भी खुश रखना चाहिए, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मुझे ऐसे हेयर ग्रोथ अनवांटेड आ रही है, मुझे कुछ पिंपल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और उस अनुसार एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, योग है, म्यूजिक थेरेपी है, कुछ भी ऐसा चीज करना चाहिए जिससे आपका मन ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक हो जाए। अगर सकारात्मक ऊर्जा का चयन हो जाए तो शरीर पर भी सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो हमारे हाथ में वो जो चीज है वो हमें करनी चाहिए। अभी आपने मेडिटेशन के बारे में बताया, तो किस प्रकार का मेडिटेशन हमें करना चाहिए जिस वजह से हमारे इम्बैलेंस हुए जो हार्मोन्स है वो अपनी जगह पे आ सके, वो अपना संतुलन वापस पा सके? बहुत ही अच्छा एक इसमें हमने एक संशोधन किया है। देखो, मेडिटेशन बोला तो डर लगता है, ऐसे कुछ अलग ही चीजें ऐसे लगता है। सिंपल सी बात, माइंडफुलनेस, जो जहाँ जब हम है वहाँ अपने सांस पर ध्यान देना, ये भी बहुत बड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक है। उसके लिए सिंपल सी बात है, आप ओमकार करो। जैसे हम माँ को पुकारते हैं तो उसका कुछ परिमाण नहीं रहता, दिल से माँ को पुकारते हैं, उसी तरह ओम चैंटिंग या ओमकार का जाप या ओम बोलना, इसके कारण हमारे ब्रेन से, मगज से कई सारे सकारात्मक हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं और उसका बहुत अच्छा फायदा देखा गया। तो योग निद्रा है, शवासन है, ओमकार है, ये भी आप कर सकते हैं। ध्यान धारणा के बराबर के इसके फायदे मिलते हैं। और अगर आपको ध्यान करना भी है तो आपको किसी गुरु से ठीक से सीखकर अगर करेंगे तो उसका फायदा ज्यादा। अगर अभी आपने बताया कि स्लीप साइकिल या फिर डेली लाइफ जो हमारी बदल चुकी है, इसका बहुत ज्यादा परिणाम हार्मोन्स पर हो रहा है, तो इसी लाइफस्टाइल के चलते हमें ऐसे कौन से छोटे छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए जिससे हमारे हार्मोन्स पर कोई फर्क ना पड़े? ये भी प्रश्न अच्छा है। मैं जब भी ऐसे भाषण देती हूँ तो मेरे पेशेंट बोलते हैं, अरे मेरा तो नाइट शिफ्ट है, आप बोलते हो रात को मत जागो, लेकिन मेरा प्रोफेशन ही वो है, मैं टाइम पे सो नहीं सकती। तो अगर समझो, हमें रात को 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। और हमें अगर ये नींद रात के टाइम नहीं मिल पाती तो दिन में हमें ये नींद पूरी कर लेनी है, क्योंकि नींद में ही सेल्स में रीजनरेशन होता है, सेल्स में एक्टिवेशन होता है। हर पल हमारे शरीर में नए नए चीजें बनती जाती है। वो बनने का प्रवास जब रुक जाता है तो हमारा आयुष्य खत्म हो जाता है, या तो फिर एजिंग होना चालू होता है। तो एजिंग को कम करना है तो नींद इसके ऊपर सबसे अच्छा नुस्खा है। तो क्या करना है, 6 घंटा नींद रात को नहीं ले पाई तो दिन में हमें 3 घंटा नींद पूरी कर लेनी है। रात की जितनी नींद अपनी कम हो जाएगी उसके आधे समय तक की नींद हम दिन में कर सकते हैं, और वो भी खाना खाने के पहले। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, नाइट शिफ्ट से आप घर जाओगे तो पहले नींद पूरी कर लो, फिर खाना खा लो, तो डाइजेशन में भी तकलीफ नहीं होती। और नींद जो एकदम पीसफुल नींद होती है उसके कारण एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, हॉर्मोन्स अच्छे अच्छे सिक्रेट होते हैं। पॉजिटिव हॉर्मोन्स की बात करेंगे ना हम, बहुत सारे एक्सरसाइज करने के बाद, खुश होने के बाद पॉजिटिव एंडोर्फिन सिक्रेट होते हैं। वो जो पॉजिटिव हॉर्मोन्स है वो हमारे कई सारी बीमारियों को कम कर देते हैं। तो इम्बैलेंस तक पहुंचने ही नहीं देना है। आपने बहुत ही अच्छी और सिंपल बातें बताई, लेकिन फिर भी कुछ जोर देकर आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहेंगी तो दे सकती है। जरूर, 5 टिप्स मैं दूंगी। सबसे पहले, रात को सोते वक्त दोनों नॉस्ट्रिल में तिल का तेल या घी 2-2 ड्रॉप रात को डाल दीजिएगा। इसके कारण नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस कम हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण टिप है, बॉडी को अगर ऑयल लगाकर स्नान करें तो बहुत बार, ये एंटी एजिंग भी बताया गया है,
और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी कम करने के लिए यूजफुल है। अगर फुल बॉडी मसाज नहीं कर पाते तो सिर्फ तलुओं को आपको ऑयल रोज के रोज लगाना है। तीसरा इम्पोर्टेंट बात, आपको अपनी हॉबी को डेवलप करना है, कुछ ना कुछ हॉबी डेवलप करना है और दिन भर में अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा देना है कि जो मी टाइम रहेगा वो मी टाइम में हम बहुत से ज़्यादा पॉजिटिव फर्क अपने बॉडी पे कर सकते हैं। चौथा, खाने पीने में हो सके उतना हमें नेचुरल चीज़ों की तरह जाना है। जैसे बहुत बार देखा गया है माइक्रोवेव ओवन में जो बार बार गर्म किया या ऐसे जो चीज़ है बार बार तली हुई चीज़ है वो खाने के कारण बहुत से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और तकलीफें बढ़ जाती है। और पांचवा, सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से दूर रखता है। तो जो यूनिवर्स कह रहा है वही आप फॉलो करो। जो अपने बॉडी सिग्नल आते हैं उसको अगर फॉलो करते हैं कि मुझे कब भूख लग रही है, मुझे कब नींद आ रही है, मुझे कब अपना रेस्ट पीरियड जरूरी है, ये अगर हम मैच कर ले यूनिवर्स से तो हॉर्मोन्स भी हार्मनी में रहते हैं और हम हमेशा खुश रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपने इतने इजी तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दी है, इतनी जानकारी दी है कि मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को इसका जरूर फायदा होगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आई, हमें इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, अब आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।